अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हालात, क्या हालचाल। कराची में बारिश हो गई, हर जगह नहीं, बाज़ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश कहें, फुहार के, वैसे इसको मैं बारिश कह सकती हूँ। दिस फेल्ट लाइक बारिश। हमने ना कराची में डेफिनेशंस ही बदल दी है कि बारिश ये फुहारी थी, बस मौसम खुशगवार है और मौसम कराची का कुछ से बल्कि अब तो ऑलमोस्ट कुछ 4 हफ्ते हो गए हैं खुशगवार ही हैं। और कराची में टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून एंड देन जुलाई आप अब्र आलूद मौसम और ठंडी हवाओं वाला मौसम एक्सपेक्ट करते हैं। एक ज़माने में आपको पता है वेडिंग सीजन होता है ना, सो दिसंबर यूजुअली होता है, दिसंबर जनवरी, बाकी रेस्ट ऑफ द कराची में तो ये महीना जुलाई भी हुआ करता था। बिल्कुल हो सकता है। सो इट इज ओवरकास्ट टाइप सिचुएशन बनी हुई है बाहर, एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग, मतलब ऑब्वियसली उस तरह ठंडी हवाएं तो नहीं चल रही, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं है। सो यू फील अ लिटिल हैप्पी। और ख़ासतौर पे वीकेंड भी है, जुमे का दिन है, और अगर मौसम इस किस्म का हो जाए तो बड़ी होपफुल किस्म की एक फीलिंग आ जाती है, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारी फैमिलीज जो लाहौर में है इस वक्त, और अगर हमारी बात हो जाए, आपकी भी तो फैमिली लाहौर से वापस आई है, सुना है कि कोई कड़ाकेदार गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और उधर हमलों की शिद्दत बढ़ गई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और कमी नहीं आ रही है। छठा दिन है, मुसलसल छठी रात की जाने वाली बमबारी में इस बार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। जनूबी ईरान के सूबा हरमज़गान के मुख्तलिफ शहरों और जजीरों के 5 पुलों को तबाह कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में 7 अफराद शहीद हुए हैं। जनूबी ईरान के मुताद्दिद साहिली शहरों और जजीरों में धमाकों और फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं, जिसके नतीजे में बुनियादी ढांचे को गुज़श्ता रातों के मुकाबले में ज़्यादा वसी नुकसान पहुँचने की इत्तलात आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि अहवाज़, कशम, बुशेर, दश्ती और सरीक में मुतअद्दिद धमाके जो हैं वो सुने गए हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर अहम तनसीबात को निशाना बनाया जाने की इतलात हैं। और बंदरे खमीर के करीब वाक़ई 2 पुल मुबैना तौर पर हमलों की जद में आ गए। पुलों पे तो ख़ास तौर पे एक आपको पता है कि पिछले 3-4 महीने से जब से ये सिलसिला जंग जो है शुरू हुई है, तो पुलों को वो टारगेट करने का थ्रेट भी कर रहे हैं। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाके भी रिपोर्ट हुए हैं। सुबह हरमज़गान में सड़कों और रेलवे के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जिससे नकलो हमल मुतासर हुई है। और जनूबी शहर है ईरान शहर, इसके हवाई अड्डे पर भी मुबैना हमला किया गया, जिसके नतीजे में हवाई अड्डे की तनसीबात को नुकसान पहुंचा है और बिजली की फराहमी भी मुतासर हुई है। अच्छा, जजीरा केश पर भी फ़िज़ाई हमलों का इतलात हैं, जहां बाज़ इलाकों में आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी जो है मुतासर हुई, जबकि चाबहार में वाक़े मेरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को तीसरी बार फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। आपको हम बता रहे थे कि पहले भी हो चुका है। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों की बड़ी लहर मुकम्मल कर ली है, और जो फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं और बहरी जहाज़ों से दर्जनों अहदाफ को निशाना भी बनाया गया है। सो दे आर फुल ऑन। सदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक सफ़ीर हैं, साबिक सदर हैं आज़ाद कश्मीर के। बड़ी बात है मुख्तलिफ शोबाजात में। बहुत शुक्रिया सदार मसूद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। सदार साहब, इससे कबल जो भी स्कर्मिशेस होती थी और झड़पें होती थी या जंग की सूरत हाल होती थी, मतलब एक मेजर एपिसोड के बाद हम ये देखते थे कि सदर ट्रंप की तरफ से बयान आ जाता था कि, और मोस्टली कहते थे ईरान की रिक्वेस्ट पे या दीगर अपने दोस्त ममालिक की रिक्वेस्ट पे, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे मैं ये हमले अब रोक रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ 48 घंटे 72 घंटे की। लेकिन अब छठा रोज है मुसलसल और हमलों की शिद्दत बढ़ गई है, तो कोई उनको क्या रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा रोकने के लिए? क्या सालिसी भी अभी वेट एंड सी कर रहे हैं? अभी क्या आपको फिलहाल इसका फौरी तौर पर क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस झड़प का जो शुरू हुई भी है? मेरा ख्याल है कि ये झड़प से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जंग में शिद्दत आ गई है और उसके बाद जो है अमेरिका ने पहले धमकी दी थी कि हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करेंगे। उन्होंने हमले शुरू कर दिए, जिसमें उनके 3 टारगेट हैं। उसमें एक तो जो इनकी रेल लाइंस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उसके अलावा पानी जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान, फॉर द इंटायर गल्फ रीजन, लेकिन ख़ासतौर से ईरान के लिए। और फिर जो है उन्होंने पुल तबाह करना शुरू कर दिए हैं, मतलब जो जिससे राब्ते होते हैं। बल्कि ये कि अभी तो जो हमले हैं, जैसा कि आप ख़ुद बता रहे थे कि वो जुनूब में हो रहे हैं, लेकिन कुछ हमले इन्होंने शुमाल की तरफ भी किए हैं, यानी सिर्फ साहिली इलाक़ों में नहीं हुए, ऊपर की तरफ हुए। और वो भी उन्होंने बाकायदा एक हमला जो है उनके गुलिस्तान प्रोविंस में किया था, जिससे एक रेल गुजर के तुर्कमेनिस्तान जाती है और वहाँ चीन में पहुँचती है। तो ये एक राब्ता है, उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इसे अगर आप इसका वो करें, मजमुआ करें कि ये क्या हो रहा है, तो जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है, उस सतह पे नहीं पहुंची,
जिसमें मार्च और अप्रैल के अवाइल में थी। लेकिन इस वक्त जो आपने कहा कि जैसे 6 रोज़ ताबड़तोड़ हमले होते रहे दोनों तरफ से, और ईरान ने कल धमकी दी थी कि हम भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, या अभी तक जो उनके हमले थे सिर्फ अमेरिकन बेसिस के ऊपर थे, यानी जो वो सारे के सारे खलीजी रियासतों में तकरीबन यहाँ लगभग 19 के करीब मशरक़ वस्ता में अमेरिका के अड्डे हैं, जिनमें से उनमें बिलखुसूस खलीजी रियासतों को निशाना बनाया गया। सवाल आपका ये था कि क्या इस सूरत हाल में किसी किस्म की कोई सफारतकारी की गुंजाइश है या सफारतकारी फ़ाल है, तो वो ये सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का बयान आपने कल पढ़ा होगा, लेकिन बयान से आगे हमारे नायब वज़ीर आज़म मुतहर्रिक हैं, वो राब्ते कर रहे हैं ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, दूसरी खलीजी रियासतों के साथ, कतर मुतहर्रिक है, और इसके साथ साथ ओमान जो है, और ईरान ख़ुद जो है वो सफारतकारी कर रहा है। तो ये सब कोई इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। उसमें एक जो नई चीज़ आई है जो सफारतकारी की रास्ते में रुकावट बनी है, वो इनकी जो दोनों तरफ जो इंतहा पसंद हैं उन्होंने जो है इतराज़ किया उस मुफाहमती यादाश्त के ऊपर, और फिर जो है उसकी वजह से अमेरिका में भी उसके ऊपर बहुत रद्द-ए-अमल हुआ, और ईरान में जो मरहूम रहबर आला के फ्यूनरल के दौरान जो है इंतकाम के नारे बुलंद हुए। तो इस तरीके की पोजीशंस में बड़ी सख्ती आई है। ये तो हो गई जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल डायनामिक्स है, जिसके ऊपर पाकिस्तान या दूसरे मीडिएटर्स जो है उनकी कोई दस्तरस नहीं है, उनकी कोई पहुंच नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो चीज़ एक जो नुक्ता जो है या वो सबसे बड़ी रुकावट बन गया है, वो आबना हरमुज़ के ऊपर अभी जो जंग जारी है, ये आबना हरमुज़ के कंट्रोल के ऊपर है। और जब तक कि ये दरमियान से आप नहीं हटाते, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होता, उस वक्त तक ये हमले जारी रहेंगे। अच्छा मसूद खान साहब, ये भी बताइएगा कि अब वी अंडरस्टैंड के जो यूएस के इंटरेस्ट हैं, जो उनके बेसिस हैं, उनको तो ईरान टारगेट कर रहा है। ईरान किस तरह डिसाइड करता है कि उन्होंने रिटेलिएट किस तरह करना है? यस, आपने कहा है कि जंग जो है शिद्दत पकड़ गई है, इट्स लाइक अ फुल ऑन वॉर। ये जो पिछले 3 महीने 2.5 महीने पहले जो हो रही थी, उससे ज़्यादा ही हमें इंटेंसिटी जो है ऑलमोस्ट नज़र आ रही है, बिकॉज इतनी निगोसिएशन के बाद अगर दोबारा यही डिसाइड किया जाए नो वी आर गोइंग टू अटैक, तो नेचुरली वो बातें बीच में जो पाकिस्तान ने भी कोशिश की, दे आर नॉट रियली वर्किंग आउट दैट वेल। ये बताइएगा, ईरान इजराइल को टारगेट जानबूझ के नहीं कर रहा? इज इट मेकिंग वे टू गो दैट वे, या फिर उनका इंटरेस्ट यही है कि अभी हम यूएस बेसिस को ही रखें? व्हाई नॉट इजराइल? जहाँ से हमलों का आगाज़ हो रहा है अमेरिका की तरफ से, उनको निशाना बना रहा है। मसलन ये कि जॉर्डन में बनाया है, इराक में भी कुछ जगहों के ऊपर, क्योंकि वहाँ से जो है कुछ मेरा ख्याल है कि प्रोजेक्टाइल्स आ रहे थे। तो और दूसरा ये है कि ये जो खलीजी रियासतें, कुवैत, बहरीन है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है, ये सारे के सारे ममालिक जो है उनको निशाना बना रहा है। लेकिन सूरत हाल बिगड़ रही है, और उन्होंने कल परसों ये भी इशारा दिया है कि वो पूरे के पूरे ख़ित्ते को निशाना बनाएंगे। और उसमें यह है कि फ़र्ज़ कीजिए कि उन्होंने 2 बातें कही हैं कि अगर तेल खलीज फ़ारस से ईरान का बंद किया जाएगा, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो किसी का तेल भी नहीं जा सकेगा, किसी की भी गैस सप्लाई नहीं हो सकेगी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर इसी किस्म के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले हुए तो वो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करेंगे। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जंग का दायरा वसी हो सकता है और ये बाबल मंदब तक जा सकता है। ज़ाहिर हुसियों वाली बात ही कर लेते हैं। अगर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमलों की बात की जाए तो हुसियों की तरफ से भी मुबैना तौर पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर बात वहाँ तक पहुँची तो फिर बाबुल मंदब की बंदिश की नौबत भी आ सकती है। आपको लगता है कि वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट अभी तक बरकरार है या वहाँ मामला सेटल हो गया है? अब जो कुछ दिन पहले हमने मिसाइल फायर करने वाली खबर भी रिपोर्ट की थी और बात भी हुई थी इस पे। फिर जेडी वैंस का लेटेस्ट जो पॉडकास्ट है उसमें बहुत अहम बातें की हैं उन्होंने, लेकिन साथ साथ उनका दोबारा ये इसरार करना कि सिफारतकारी एक बड़ा अहम टूल है, मुज़ाकरात के ज़रिए ही ये मामला हल होगा। और उन्होंने बाकायदा इजराइल को मोरद इल्ज़ाम ठहराया कि इजराइल स्पॉन्सर्ड मीडिया कैंपेन की जा रही है इस डील के खिलाफ जिसको वो लीड कर रहे थे और उनके खिलाफ।
जी, ये एक दरार उभरी है ईरान, माफ़ कीजिएगा, इसराइल और अमेरिका के दरमियान, और ये गैर मामूली है कि क्योंकि उनका एक नायब सदर, जिसके बारे में ये भी कयास आ रही थी कि वो रिपब्लिकन पार्टी के नेक्स्ट नॉमिनी होंगे, ही इज़ अ प्रेसिडेंशियल होपफुल, तो उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात आना, ये मैं समझता हूँ कि इसमें सदर ट्रंप की भी ईमा शामिल है। यानी ये सिर्फ नायब सदर जेडी वैंस के बयानात नहीं हैं। और दूसरे में आपने पहले एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब उस वक्त नहीं दे सका था, वो ये है कि इसराइल के ऊपर हमले इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसराइल इस वक्त बराह रास्त ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहा, और दूसरा ये है कि इसराइल जो काम करवाना चाहता था वो अमेरिका से करवा रहा है। तो इसलिए ये है कि जो जहाँ जहाँ से जो है मुख्तलिफ ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ ईरान निशाने बांधता है। तो लेकिन इसमें यह है कि जो आपने नायब सदर जेडी वैंस के बयानात का हवाला दिया, उसमें अहम तरीन पहलू ये था, अहम तरीन नुक्ता ये था कि वहाँ उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसराइल एक मुनज़्ज़म कैंपेन के ज़रिए अमेरिका में सदर ट्रंप और इंतज़ामिया के ऊपर दबाव डाल रहा है कि ये जंग जारी रखी जाए। तो इस वजह से सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है। वैसे अभी जो है तेल की कीमतें आपने देखी होंगी कि बढ़ी हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जब 28 फरवरी के हमले के बाद बढ़ी थी, लेकिन ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है। आलमी मईशत फिर जो है एक किस्म की टर्बुलेंस का शिकार हो गई है और ये सूरत हाल बिगड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सदाम मसूद खान साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। यस, तेल की कीमतों के बढ़ने के साथ बहुत सारे लोगों, आवाम, दुनिया की एक इतनी बड़ी आबादी है जिसके खदशात आपको पता है इसके साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ती हैं, हर मुल्क में इन्फ्लेशन होती है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और ज़्यादा इसका असर होता है। बहुत शुक्रिया आपका, एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं। लेट्स टेक अनदर ओपिनियन, इसी पे बात करेंगे। और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सफ़ीर हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बिकॉज जेडी वैंस का जो कल पॉडकास्ट है ना, आपको पता है 3 घंटे वो पॉडकास्ट चला है और उन्होंने ऐसी खुल के बातें की हैं, जहां उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा ये कैंपेन जो है ये इजराइल की तरफ से चला है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन द यूएस एज वेल, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। हम थोड़ा सा क्लिप जो है उसका आपको कहा कि इसके अलावा कोई हल नहीं है और ये जो कर रहे हैं ये करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन एनी केस आवर गेस्ट इज विद अस, उनसे भी यही पूछते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये आपको टेलिंग बातें लग रही हैं कि जेडी वैंस, जो कि हमने टाइम एंड अगेंस्ट सुना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ट्रंप, वो भी बड़े गुस्से में आ जाते हैं अगेंस्ट इजराइल और नेतन्याहू के बारे में बात करते हैं, बट एक पॉडकास्ट में बैठ के वाइस प्रेसिडेंट का ऑलमोस्ट एक्यूजेशन ही आप इसको समझें, जहां वो बता रहे हैं कि कितना पैसा गया है इजरायली लॉबी की तरफ से टू चेंज पब्लिक ओपिनियन इन यूएस, एंड ऑल्सो क्या वो ये नहीं जानते कि उनका पूरा डिफेंस बजट ऑलमोस्ट जो है, एड जो है वो यूएस से आती है। मतलब बड़ी खुल के लगता है बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। या ये किस बात की गमाजी करता है? ये इस बात की गमाजी करता है कि इजराइल को अब भी ये ज़ोम है, जो कि सही है, कि इजरायली लॉबी वहाँ फाल है। और जब जेडी वैंस खुद फट पड़े, हालांकि ये बात एक वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफा हुई है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि इजराइल और इजरायली लॉबी क्या काम कर रही है अमेरिका में। ये वही बात है जो वहाँ के ग्रास रूट लेवल के, यानी कि वहाँ के अवाम के एक ज्यादातर का एक ख्याल जो बनता जा रहा था, और एक बहुत मशहूर जुमला मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जुलूस जलसों में उसका नारा लगाया जा रहा था कि व्हाट इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट? ये फॉरेन पॉलिसी किसकी है? वहाँ के जितने एनालिस्ट हैं, जॉन मीरशाइमर जैसे या रिटर जैसे या बाकी लोग, वो इसी चीज को बार बार बयान कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से एक दबाव तो पड़ता है, और यही वजह थी कि जेडी वैंस जैसा आदमी वो नहीं रोक सका अपने इस ख्यालात को, बल्कि ये पॉलिटिकली बताना भी चाहता था कि जी ये मजबूरियां अमेरिका में है। अब रहा सवाल कि इससे क्या इजरायली लॉबी मरूब हो जाएगी या प्रेशर में आ जाएगी।
प्रेशर में तो आई है थोड़ी बहुत, और उसके कुछ पोल्स जो हुए हैं मौजूदा खासतौर पर न्यूयॉर्क के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहां यहूदी आबादी भी ज्यादा है, उसमें यही जाहिर होता है कि इजराइल की जो सपोर्ट की पहले 2023 में थी कोई 63%, अब वो तकरीबन 36 और 40% के दरमियान रह गई है। तो वो फर्क पड़ा है जिसने दबाव बख्शा है जेडी वेंस जैसी शख्सियत को कि वो इस चीज को बयान कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अवाम की, एक सेगमेंट के, एक बड़े सेगमेंट की जो बदलते ख्यालात हैं उसकी अक्कासी भी की है जेडी वेंस ने, और ये भी बताया है कि स्पॉइलर कौन है, जो आपके चैनल्स पर हम कितनी दफा बात करते रहे हैं कि इजराइल स्पॉइलर है, उसका अब खुलकर एक सामने सबूत आ गया। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हम इसको सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक ही समझें कि चलें जेडी वेंस ने या फिर यूएस जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इस वक्त उनके यहाँ यूएस में पब्लिक की क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा वो एक्नॉलेज करें और हम बोल दें, या फिर दिस माइट ट्रांसलेट इनटू परहैप्स अ पॉलिसी शिफ्ट, क्योंकि वो तो हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते जितनी स्ट्रॉन्ग ज्यूइश लॉबी ओवर द ईयर्स हमने बनते हुए देखी है यूएस में, पॉलिसी शिफ्ट की तरफ तो नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट तक की ये बातें हो रही हैं। या फिर आपको लग रहा है कि दिस कैन बी अ स्टार्ट टू दैट शिफ्ट? इंडीड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, जो मैंने आपको भी बताया है, जो सर्वे का मैंने जिक्र किया है न्यूयॉर्क में अभी 2 हफ्ते पहले सर्वे हुआ है, तो इट्स अ स्टार्ट ऑफ दैट शिफ्ट एंड दैट कुड स्प्रेड over to other parts of United States, and then once it spreads it will start bringing Israeli lobby also under pressure. So that would be a shift there in United States, क्योंकि United States वाले जो वहाँ की अवाम है वो कहती है कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे आप अरबों डॉलर वहाँ इजराइल पे खर्च कर रहे हैं, और इजराइल जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे इंटरेस्ट में काम करना चाहिए कि इजराइल में वाज़ेह रहे कि इजरायली लॉबी जब भी वहां कोई शख्स इलेक्शन लड़ता है कांग्रेस का या सेनेट का, तो उसके पास एक फॉर्म लेके पहुंच जाते हैं, वो फॉर्म उससे पुर करवाते हैं, अगर वो नहीं करता है तो अक्सर हार जाता है, और उसमें सारी उसकी फंडिंग, वोटर सपोर्टर, कैंपेन सारा करते हैं। उससे एक ही अंडरटेकिंग लेते हैं कि जब आप जाओगे हाउस में, लोअर या अपर हाउस में, तो आप वहां इजराइल के मुखालिफ या इजराइल के फेवर में अगर कोई बिल आए तो उसकी मुखालफत नहीं करोगे, और इजराइल की मुखालफत कोई बात नहीं करो। सबूत इसका क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों हाउस का इकट्ठा मिला के उन्होंने नेतन्याहू को स्टैंडिंग एवोशन देने के लिए जो एक हाउस कॉल किया था, डोनाल्ड ट्रंप और ये के तमाम जितने सपोर्टर्स यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स वो सारे खड़े होके उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। तो ये होमवर्क दरअसल है ही इजरायली लॉबी का, तमाम के तमाम वहाँ जो इदारे हैं या वहाँ जो लोअर हाउस या अपर हाउस में जो वहाँ उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन पर ये बिल्कुल एक इन्फ्लुएंस रहता है, और इसी इन्फ्लुएंस का जिक्र जेडी वेंस ने भी कर दिया है। लेकिन ये मामला मदम होते होते भी कुछ टाइम लग जाएगा, और उस टाइम में ये ईरान वाला मसला कम से कम इस प्रेशर से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ सकता है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं अच्छा, आ रहा। अब आपको क्या लग रहा है, हमलों में जब शिद्दत आ रही है तो हम देखते हैं पहले जब हमले होते थे तो 2-4 रोज बाद कोई बयान आ जाता था, कोई सीज फायर की बात हो जाती थी, लेकिन अब मुसलसल 6ठा रोज है, कम होने के बजाय हमले बढ़ ही रहे हैं, सालिसी की कोशिशें भी चल रही हैं, अब तक क्या क्यों कामयाब नहीं हो सकी हैं? और जेडी वेंस ने तो चलिए कल की पॉडकास्ट में ही मुस्तरद कर दिया इस इम्कान को कि ज़मीनी कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ इस बारे में ये भी खबरें वाशिंगटन से आती रही हैं कि इस पर गौर हो रहा है। और डॉक्टर साहब दोनों साइडों से, एक्चुअली अमेरिका और ईरान दोनों साइडों से वो एपेटाइट फॉर नेगोशिएशन, फॉर टॉक, समथिंग टू नॉर्मलाइज, वो अब हमें बिल्कुल लगता है कि वो खत्म हो गया। लेकिन साथ में ये खबरें भी मिलती हैं कि दोनों ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो, एज इन ये जंग तूल ना पकड़े, लेकिन कैसे हो? ईगोज साइड पे रखेंगे तो इसका सबूत ये है कि जिस तरीके से अमेरिका एस्केलेट कर रहा है, हर रोज कोई 2-4 बम और 2-4 निशाने ज्यादा कर लेता है। गुज़िश्ता शब दो ब्रिजेस को और साथ में रेलवे स्टेशन को, यानी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो आज हो गया, आज गुज़िश्ता शब। तो अब उसके लिए IRCG ने पहले बता दिया था कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया तो हम इस खित्ते में बाकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्केलेट तो हुआ है,
लेकिन कैलिब्रेटेड एस्केलेशन हो रही है। आप देखें कि IRCG ने अब तक एक्सपेंड नहीं किया है मां सिवाय उन बेसिस को जो जिन बेसिस से उनके तरफ प्रोजेक्टाइल आ रहे हैं, उसके अलावा अब तक उन्होंने ये नहीं किया है। अब ये मामला नजर आता है और बाबुल मंदाल का तो कह दिया है उन्होंने कि हम बंद करने लगे हैं। 12% वहां से भी एनर्जी दुनिया की गुजरती है, 5 से 12%, लेकिन आजकल 12% गुजर रही है। तो वो आप अंदाजा करें कि 20%, 12%, 32% एनर्जी फिर बंद हो गई तो क्या दुनिया या अमेरिका इसका मुतामिल हो सकता है? द आंसर इज वेरी नेगेटिव। तो उसकी वजह से महसूस ये होता है कि बोथ द पार्टीज एंड खलीजी ममालिक भी प्रेशराइज कर रहे हैं और राइटली प्रेशराइज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। तुर्की और हमारे फील्ड मार्शल तुर्की में थे ये 3 दिन पहले, और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, और ये नेट पर मौजूद है कि फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप ने और एर्दोगान साहब ने, दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उसमें यही इंदिया दिया कि किसी तरह ये मामला ठंडा होना शुरू हो जाए। और उसके लिए ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी जिस किस्म की लचकती हुई अपनी बयानात देते हैं उस हिसाब से महसूस होता है कि वो भी he will also find some excuse। और अब हमारे पास एक रोड मैप आ गया है जो जेडी वैंस ने एक बयान दिया है, तो हमें अंदाजा हो गया है कि वहाँ एपिटाइट है कि दोबारा टेबल टॉक पे जाएं और पाकिस्तान दोबारा, जाहिर है इस वक्त एक सबसे बेहतर चॉइस पाकिस्तान है ताकि इस टेबल टॉक पे वापस लेके आए। क्योंकि जो ऑयल की प्राइस आप देखें कि इस जो दोबारा रिवाइव हुआ है 73 रुपए से ऑयल दोबारा 88 रुपए पर पहुंच गया, 88.28 पर पहुंच गया है। तो ये महंगाई न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि तमाम एशियन कंट्रीज में भी जो होगा वो उसका कोई आदमी अंदाजा नहीं कर सकता है कि उसमें क्या। और जो इसमें सबसे बड़ी खतरनाक बात नजर आ रही है, हौतीज ने जो अभी एक धमकी दे दी है सऊदी अरब को कि जी हम तो अब आपको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और साथ में बाबुल मंदाल बंद करेंगे, तो वो एक खतरनाक मोड़ आ जाएगा पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज पाकिस्तान is in a defense pact with Saudi Arabia। That's right। और वहाँ तक बात जो है वो बिल्कुल पहुँचनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये क्लियरली यही नजर आ रहा है कि द कंटेंशन राइट नाउ इट डिड नॉट स्टार्ट ऑफ दैट वे, बट आयरॉनिकली अब आबनाए हुर्मुज ही है। सो हुएवर कंट्रोल्स और कोई अंडरस्टैंडिंग पे अगर आ जाए तो ये जंग जो है ये खत्म हो जाएगी। ये हुर्मुज के ऊपर सब कुछ हो रहा है और दैट नीड्स टू, न्यूक्लियर वेपन्स, वो एटमी सलाहियत, वो सब पसे पर्दा अभी चली गई हाँ, वो सारी चीजें बैकग्राउंड में चली गई हैं। दिस इज द मेन, अभी उसका जिक्र भी नहीं सुनते हम लोग। लेकिन जाहिर है आपने हुर्मुज, क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें इससे इतनी बराह रास्त रिलेटेड हैं, हर कोई इट एवरीबॉडी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। मुल्क में सेहत के शोबे और ख़ास तौर पर हिफाजती टीका जात प्रोग्राम की कारकर्दगी से मुताल्लिक इंतहाई तशवीशनाक आदाद व शुमार सामने आए हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 6.5 लाख से जायद बच्चे मुहलिक तरीन बीमारियों की वैक्सीन से मुकम्मल तौर पर महरूम है। ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसकी हम बात करते हैं, हिफाजती टीका जात का प्रोग्राम, इसकी एक्सेस ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। अगर है तो इदराक नहीं है, नॉलेज नहीं है, शऊर नहीं है। मतलब देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कितनी वैक्सीनेशंस होती हैं, इम्यूनाइजेशन होती है, उसको 5 साल तक होती है और वो हर साल एग्जैक्टली होती रहती है। हम अब उस दुनिया में नहीं रहते जहाँ जी बच्चा पैदा हुआ और खुद ही सब कुछ ठीक हो रहा है, एवरीथिंग यू हैव टू वैक्सीनेट द चाइल्ड। और 6.5 लाख का फिगर जब सामने आया है फॉर वट एवर रीजन, कि एक्सेस ना हो या फिर नॉलेज ना हो, इट इज़ अलार्मिंग कि कैसे हो सकता है, बट ये हो रहा है। So we have to talk about this। हिफाजती टीका जात के निज़ाम की कमज़ोरियों और कोताहियों का खुला इजहार है। यही वजह है कि बच्चों की सेहत की सहूलतों की फरहमी में पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी दिखाने वाले मुल्कों में शुमार किया जा रहा है। कितनी एम्बैरेसिंग बात है ये कि हम अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाव के टीके नहीं लगवा पा रहे। ये हमारा मुस्तकबिल है। अच्छा, PMA का कहना है, आपको बता दें कि हिफाजती टीका जात के निज़ाम में कमज़ोरियाँ बच्चों की जानों के लिए ना सिर्फ बड़ा ख़तरा है, बल्कि वैक्सीन से महरूम बच्चों की तादाद जो है बढ़ने से बीमारियों के फैलाव का खतरा भी है, तो वो भी बढ़ जाता है। और PMA ने फौरी तौर पर EPI प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम के फंड नहीं, IPI इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात हो रही है, मुकम्मल ऑडिट कराने के अलावा 6,51,000
0 डोज बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का मुतालबा किया है। ये 0 डोज बच्चे जो है जिनको ना, कोई आज तक कभी कोई टीका नहीं लगा होता। लेट्स टॉक अबाउट इट, वी नीड टू फाइंड आउट मोर। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरू ने हमें ज्वाइन किया, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये समझा दें कि 0 बच्चे क्या होते हैं, हम एग्जैक्टली इस बात को समझना चाहते हैं और उनके लिए क्या खतरात होंगे। जी, 0 डोज का मतलब ये है कि उन बच्चों ने अपने पहले साल में कभी भी कोई वैक्सीन नहीं ली हो, तो उनको हम 0 डोज कहते हैं। यानी कि उनका कभी भी किसी भी इदारे से या किसी भी हॉस्पिटल में उनको कभी वैक्सीन हुई ही नहीं हो। स्पेशली जो DTP है, यानी कि डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस है, या आपकी जो बाकी वैक्सीन जो इब्तिदाई तौर पे लगाई जाती हैं, BCG है जो कि पैदाइश के फौरन बाद लगाई जाती है, तो यह हेपेटाइटिस B के भी वैक्सीन उसमें आता है, तो वो कभी भी नहीं लगी हो। जब लगी नहीं हो तो वो 0 डोज उसको कहते हैं, यानी कि उसको कभी टच ही नहीं किया हो किसी वैक्सीन के जरिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन समझती है कि मामले को कौमी हेल्थ इमरजेंसी समझा जाना चाहिए। पहले तो जाहिर है हमें इस मसले की जड़ को पकड़ना होगा। वैक्सीन क्यों नहीं हो सकी इतने बच्चों की, इसकी क्या वजूहात हैं? आप प्लीज़ हमें समझा सकते हैं, क्या वर्किंग है आप लोगों की? देखिए, ये बिल्कुल समझते हैं हम, तो ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है। ये आपके बच्चों को अगर वैक्सीन नहीं हुई तो वो इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाएगा उस बीमारी के खिलाफ, तो उसकी मदाफती निज़ाम जो है ना बहुत वीक होगा। जब वीक होगा तो वो बीमारी पकड़ने लगेंगे। वो सारे बच्चे जो है ना, ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई, ये सारी बीमारियां जो उनको लगी, ये प्रिवेंटेबल है, यानी कि इनसे हम बचाया जा सकता है बच्चों को। अगर हमने वैक्सीन नहीं लगाई तो ये सारे बच्चे जो है ना उन मौलिक बीमारियों के जद में आ जाएंगे, और जो खतरा भी है न सिर्फ उनके लिए, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी ये बीमारियां लग सकती हैं। आपको पता है इनमें से बहुत सारे इन्फेक्शन जो है बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे में फैलती हैं, तो ये उनसे जो ना एक सिर्फ वैक्सीन न करने की वजह से ये नुकसान है कि वो बच्चे भी मुतासर होंगे और बाकी बच्चे भी मुतासर होंगे। आपको पता है ये सिर्फ इतने बच्चे नहीं हैं जो 6,51,000 के बताए जा रहे हैं, और 4.5 लाख बच्चे वो भी हैं जिनको 1 डोज लगा है, उसके बाद डोज ही नहीं लगा। तो ये आप समझे कि तकरीबन 1.1 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो हमारे प्रॉपर जो है उनकी वैक्सीनेशन हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इशू है, और कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं, वो भी एक इसमें हर्डल बनते हैं कि आपके जो दूर दराज में जो BHUs वगैरह जो हैं या कुछ सेंटर्स हैं वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे, वहाँ प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो रही, और जो थोड़ी बहुत हो रही थी वो भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट इदारों को दे दिया, अब तो पता नहीं क्या होगा उसका। और दूसरी बात ये कि जो अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बेचारे हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो उनको ये भी कुछ लोग बताते हैं कि ये जो वैक्सीन लगाओगे इसके बड़े खतरनाक जो असरात हैं आपकी जो पॉपुलेशन पे होंगे, आपके जो है ना वो बच्चे मुख्तलिफ किस्म के बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। इवन आपने सुना होगा कि जब कोविड था तो ये बात हुई थी कि 2 साल के बाद सारे लोग मर जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं मरा, सब जिंदा सलामत हैं। तो ये मिसकंसेप्शन भी जो एक हर्डल बनते हैं और इसमें ज़रा मसले मसाइल होते हैं। एक और भी मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोल्ड चेन मेंटेन कभी कभी नहीं होती। वहाँ दूर दराज जो इलाकों तक जो वैक्सीन प्रॉपर पहुँचती नहीं है, जब पहुँचेगी नहीं तो वो प्रॉपर असर भी नहीं करेगी। असर ना होने की वजह से भी जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और भी इशू है, वो है कि हेल्थ केयर वर्कर्स की सिक्योरिटी। वहाँ सिक्योरिटी के इशूज जहाँ होते हैं लोग जाते ही नहीं है, जब जाते नहीं है तो वैक्सीन नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल गफूर, सेक्रेटरी जनरल PMA। पता है रोंगटे खड़े हो गए हैं सोच के कि मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनकी कोई, वरना ये बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि पूरी मेरे उसकी किताब होती है कि उन्होंने पहले कुछ सालों में हर महीने या कुछ महीनों बाद वैक्सीनेशन होती है। आप टिक मार्क करते हैं कि क्या क्या लग चुका है, क्या नहीं। यू हैव ऑल दैट एक्सपीरियंस एंड टू एक्चुअली नॉट हैव टू गो थ्रू दैट एट ऑल, पता भी ना हो कि आपको मतलब वो कितनी एसेंशियल है। और कितनी आपने आगे ही देखी है हिफाजती टीकों के मुताल्लिक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नहीं कहाँ कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले डॉक्टर आकाश केस में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान का पुलिस ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदालत से हासिल कर लिया है, और पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में गिरफ्तार तीनों मुल्ज़िमान जिनका नाम है सुरेश उर्फ सागर, रामचंद और अनिल को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान की फायरिंग से
डॉक्टर आकाश का कत्ल हुआ। पहले आपको पता है ना कि ये भी बातें हो रही थी कि was it the guard or them? निहायत खतरनाक और आदी जराइम के पेशेवर हैं और समात के दौरान पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान ने पुलिस के सामने डॉक्टर आकाश से रकम लूटने और उन्हें कत्ल करने का एतराफ़ किया है। मुलजमान से अभी तक छीने गए 20 लाख रुपए भी बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस, क्योंकि आपको पता है ना, 50 लाख रुपए लेके निकले थे, कुछ ये रकम ले गए थे, कुछ वहीं छोड़ गए थे, वहाँ पे ज़ाहिर फायरिंग हो गई थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वारदात में एक लड़की समेत 3 मुलजमान भी मुलव्विस हैं जो मफरूर हैं। उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। अदालत ने रिमांड देते हुए आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब की है। एक जवान डॉक्टर का कत्ल ना सिर्फ इंतहाई तकलीफ दे है बल्कि नाकाबिले माफ़ी है। रिवायती रिमांड अगर हो तो हो गया, लेकिन अब ज़ाहिर एक मजबूत केस बनाना है, तफ्तीशी अमल को आगे बढ़ाना है। और अभी हमारे साथ IG सिंध चंद दिन प्रोग्राम में थे और वो भी ये कह रहे थे कि हमारा जो तफ्तीशी पहलू है इस डिपार्टमेंट का, जो प्रोसिक्यूशन का महकमा है, उसमें बड़ी कोताहियाँ कमजोरियाँ थी, लेकिन उसको बेहतर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अमीन अनवर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमीन, बताएं क्या डेवलपमेंट्स हैं इस केस में, और अब तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया, उन्होंने एडमिट भी कर लिया, केस तो बड़ा सॉलिड है। जी देखिए, पुलिस के सामने मुलजमान का एतराफ़ जुर्म करने कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे कानून में, कानून शहादत में ये कानून है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती जब तक मुलजमान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ज़ाब्ता फौजदारी। तो वो मरहला अमीन आपके कहने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ, अभी बयान रिकॉर्ड ना करा ले। जी बिल्कुल, अभी वो मरहला नहीं आया। पहला रिमांड था, हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ तीनों मुलजमान को चेहरे ढांप कर अदालत में लाया गया था, और अदालत ने भी जो शनाख्त परेड होती है मुलजमान की, क्योंकि वो बहुत ही अहम होती है, क्योंकि इसमें ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, उन्होंने अभी मुलजमान को शनाख्त करना है। तो अदालत ने इस रीज़न की वजह से जो उनके चेहरे थे वो कमरे अदालत में नहीं देखे, बल्कि जो जज थे जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी जाहिद अली, उन्होंने चैम्बर में ले जाकर सिर्फ उन मुलजमान के चेहरे देखे, उनसे नाम पूछे, और जिसके बाद अदालत में आकर दोबारा प्रोसीडिंग शुरू की और 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया। पुलिस ने अपनी जो रिमांड रिपोर्ट थी उसमें ये ज़रूर लिखा कि मुलजमान ने एतराफ़ किया है कि उनकी गोली से डॉक्टर आकाश की हलाकत हुई है। वो भी उन्हें बाद में पता चला, उनका ये कहना था कि वो रकम लेकर निकलने वाले एक शख्स से जो है वो रकम छीन कर फरार हो रहे थे, कि इसी दौरान बैंक के गार्ड ने फायरिंग की और जिसके बाद उन्होंने भी फायरिंग की और इसमें एक शख्स को गोली लगी। बाद में उन्हें पता चला कि वो शख्स जाम बाग हो गया, जिसके बाद पुलिस ने अगले रोज़ ये बताया कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से ये देखा कि डिफेंस के इलाके में एक गाड़ी जो इस वारदात में इस्तेमाल हुई थी उसे लोकेट किया गया पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, और उस गाड़ी में मौजूद 3 मुलजमान सुरेश उर्फ सागर, अनिल और इसके अलावा जो तीसरा मुलजिम है रामचंद, उसे गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक 30 बोर पिस्टल भी बरामद हुए। जबकि जो डॉक्टर आकाश के कत्ल का केस है उसमें पुलिस का ये कहना है कि एक नामालूम लड़की, जबकि असलम पंवर एक मुलजिम जो मफरूर है, और इसके अलावा एक मोटा बंदा, ये नाम बताया तीसरे मुलजिम का जो इस केस में मफरूर हैं, जबकि 3 मोटरसाइकिलों पर सवार ये मुलजमान आए थे और इसमें एक गाड़ी भी इस्तेमाल हुई है। ताहम अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इब्तदाई मराइल में है, पहला रिमांड हुआ है और अभी बहुत सारे मराइल बाकी हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चालान होगा और इसके अलावा जो है शनाख्त परेड होगी। ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो है वो इस केस को जब देखा जाएगा, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी, गोलियों के खौल जो है वो मैच होंगे, CDR डेटा, बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी है। अभी कुछ भी कहना इस केस में वक्त होगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कितनी मजबूत है वो जब चालान आएगा तब देखा जाए। जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि शहर के मुख्तलिफ थानों में, ख़ासतौर पर ज़िला जनूबी के जो थाने हैं उनमें इन मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है, जिसमें डकैती समेत दीगर दफ़ात की सेक्शन जो हैं वो लगाई गई हैं। ताहम अदालत ने कहा कि फ़िलहाल जिस केस में इन्हें गुज़िश्ता रोज़ रिमांड के लिए पेश किया गया था उसी केस पर ही रहा जाए। अगर इन मुलजमान के ख़िलाफ़ और मुकदमात हैं तो फिर पुलिस का ये काम है कि वो उन मुकदमात में भी इन केसेस में जो है डॉक्टर आकाश के कत्ल केस के बाद उन मुकदमात में भी इनकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर करेगी और इन मुकदमात को भी इन मुलजमान के खिलाफ जो है वो चलाया जाएगा। ताहम अभी जो हाई प्रोफाइल ये जमानतों पे अगर पहले भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया है तो ये जमानतों पे रिहा है, जमानतों पे ये रिहा थे, चल रहे थे, या कभी इन्हें सजा हुई, कभी ये कन्विक्ट हुए, कोई वो अदालती रिकॉर्ड सामने आया?
नहीं, अभी तक जी अब्दुल्ला, हमारे ज़राए के मुताबिक ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए ही नहीं थे, जबकि सिर्फ एक मुकदमे दर्ज मुल्ज़मान है। इसमें से गिरफ्तार हुए थे जो ज़मानतों के बाद रूपोश थे और उनका क्रिमिनल जी पुलिस का ये कहना है कि 5 से शायद मुकदमात जो हैं वो इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज हैं। ताहम अभी उन मुकदमात की सही तादाद सामने नहीं आई, कौन से थाने में किस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज हैं। जब इनका ठीक है अमीन, CRO बहुत शुक्रिया। वगैरह इनका होगा, क्रिमिनल तो रिकॉर्ड तमाम भी है, चीज़ें उसके मुताबिक बाद ही थानों में सामने इनके खिलाफ आएंगी। अभी मुकदमात भी दो दर्ज ही हैं और मतलूब भी थे, मफरूर भी थे, रूपोश भी थे, अब पकड़े गए हैं फाइनली। पूरा गैंग है, मतलब देयर इज अ गर्ल इन्वॉल्व्ड इन इट एज वेल। तो अभी और डिटेल्स जो हैं वो निकलेंगी। इन एनी केस वी आर टेकिंग अ हेडलाइन ब्रेक राइट नाउ एंड थोड़ी देर में वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इफ यू आर जस्ट जॉइनिंग अस, क्या हाल है, क्या मौसम है आपके शहर में? राइट टू अस, लेट्स कम बैक टू आवर ओन पॉलिटिक्स। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की एक कोशिश माजी में हुई, लेकिन एक दो नशिस्तों के बाद ही ये सिलसिला टूट गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी कई बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, मगर बात है कि आगे बढ़ नहीं रही। अब एक बार फिर दोनों जमातों में मुज़ाकरात की बाज़गश्त ज़रा हमने सुनी है और बज़ाहिर दोनों जमातें मुज़ाकरात ही को सियासी कशीदगी कम करने का हल करार देती हैं, लेकिन जब बात अमली इक़दामात की आती है तो दोनों जानिब से एक दूसरे की नीयतों पर भी शक किया जाता है, गैर संजीदा रवैयों के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकीद मलिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी, जिसे PTI रहनुमा शफकत अब्बास आवान ने फौरी कबूल भी कर लिया। ताली तो दो हाथ से बचती है, वो अंग्रेजी में कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो। तो हम क्या एक कमरे में बैठ के बातचीत करें तो किसके साथ करें? दीवारों से मुज़ाकरात करें या कुर्सियों के साथ करें? उसी तो कमरा नंबर 5 में आप मीर साहब, आपने एक काम करना है मेरा, हाँ। इनसे टाइम ले दे मुझे कि कमेटी रूम नंबर 5 में कल परसों 2 दिन बाद 4 दिन बाद किस टाइम हमारी लीडरशिप मौजूद हो, वहां पे मौजूद होगी। अच्छा था, टाइम ले लें। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात का कहना है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत के साथ बातचीत की बात तो करते हैं, मगर PTI की अंदरूनी सियासत और कारकुनों का दबाव उन्हें इस तरफ आने नहीं देता। मैंने सरदार साहब को कॉल की, स्पीकर साहब को, ही इज़ आउट ऑफ कंट्री। मैंने मैसेज किया, उन्होंने कॉल कर ली। वो कहते हैं कि आई एम इन टच विद बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर, असद कैसर और 2-3 नाम उन्होंने और बताए, और कैटेगोरिकली उन्होंने बता दिया कि महमूद अशरफी साहब मेरे पास नहीं आएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं आएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो अयाज सादिक साहब ने जो मुझे क्लिप भेजा, उस क्लिप में जो नासिर अब्बास साहब ने कहा वही बात है। मैं अब आपको मजे की बात बताऊं, जो मैंने इससे पहले बात की, यही बात सब की है, और ये सोच हर जगह पर बड़ी जामे और मुस्तनद पाई जाती है कि इनको ड्रैग कर रहा है इनका सोशल मीडिया। महमूद खान साहब तब तक अपोजिशन लीडर हैं, एंड इफ दे आर सीरियस इन मुज़ाकरात इन डायलॉग थिंग तो दे शुड कम फॉरवर्ड। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है, अब जो कोई बाहर होगा तो वो इनके कांधों पर है। मुज़ाकरात जो हैं जिनके साथ होने उनके साथ चल रहे हैं। मैं कैटेगरिकली ये बात क्लियर कर दूं, जो लोगों का मैं इशारा दे रहा हूं वो प्योर पॉलिटिकल लोग हैं। एक तो ये भी इतनी पुरानी बात है ना, मुज़ाकरात किसके साथ होने हैं, मतलब जिनके साथ होने हैं उनके साथ होने हैं, उनके साथ चल रहे हैं। नहीं, who is the one who has the authority actually, क्योंकि आपको पता ही है कि इतने ज़्यादा हैं और ज़ाहिर है इन लोगों किसी की से है, किसी की नहीं है। का इशारा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से होता है, मुक़तदरा की तरफ होता है, लेकिन हमने कितनी बार उनकी तरफ से भी एटलीस्ट ऑन पब्लिक फोरम्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी ये सुना कि अगर आपने बातचीत करनी है आप सियासी लीडरशिप से बात करें। लेकिन PTI का शुरू से आपको पता है यही इसरार था कि उसने सियासी लीडरशिप से बात नहीं करनी और है। किसी भी जमहूरी मुल्क में तमाम तर सियासी इख्तलाफात को मुज़ाकरात ही की मेज़ पर हल किया जाता है, तो बातचीत तो होना ज़रूरी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में यकीनन एतमाद का फुकदान बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर दोनों अतराफ़ जो हैं वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखाएं
तो अपने अपने सियासी दायराकार में रहते हुए कम से कम कौमी मामलात पर इत्तफाक राय पैदा होना ऐसा नामुमकिन नहीं है। एक बड़ा केस इन पॉइंट और एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया था अभी केपी अभी हुकूमत में, जब इन्होंने अपने मरात वगैरह और ब्लू पासपोर्ट और इस किस्म की चीज़ें जब हो रही थी, एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड ऑन द सेम पेज। बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, कल ये तय था कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के लोगों की मुलाकात होगी, स्पीकर ऑफिस का मकाम भी तय हुआ, क्या बना सर? आप पीछे हट गए, तहरीक इंसाफ ने सीरियस नहीं लिया, बात अभी चली निकली है, तो हम कोई उम्मीद रखें इस प्रोसेस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल कल ये तय हुआ और जियो पे ही हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये बात गवाहों की मौजूदगी में तय हुई थी और बामुताबिक उस अकॉर्ड के, एग्रीमेंट के या दावत के मैं आज सारा दिन नेशनल असम्बली ही था और मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो वज़ीर हैं सियासी अमूर के, पार्लिमानी अमूर के, तो वो भी मेरे साथ मौजूद थे और वहाँ पे आप स्पीकर ऑफिस से भी पता कर सकती हैं। और बिल्कुल ये तमाम तर मामला इसी तरह है कि पीटीआई की तरफ से जो संजीदगी का आलम है, मज़ाकरात खाली बयानात से नहीं, अमली तौर पे जो मामला है उससे पीटीआई गुरेज करती है। और कल ये शफकत अवान साहब जो सिटिंग मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने कहा कि मैं बैरिस्टर गौहर को, मैं अचकज़ई साहब को जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, असद कैसर साहब को और एक दो और गालबन नाम लिए उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ कल आऊँगा स्पीकर ऑफिस और फिर टाइम, डेट और वो तमाम तर चीज़ें हम वहाँ से तय करेंगे। आप असम्बली का रिकॉर्ड उठा के देख लें या उसकी सीसीटीवी कैमरा चेक कर लें, पीटीआई का कोई एक शख्स भी, कोई बंदा बशर वहाँ पे मौजूद नहीं था और ना ही वो असम्बली की तरफ आए या स्पीकर ऑफिस की तरफ आए और पार्लियामेंट ही नहीं आए। तो ये सिर्फ दावों की हद तक है कि हुकूमत के पास शायद इख्तियार नहीं है या हुकूमत संजीदा नहीं है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 12 दफ़ा इनको दावत दी और एज़ रिसेंट एज़ बजट के सेशन के दौरान वज़ीर आज़म ख़ुद चल के गए अपोजिशन आइल्स की तरफ और बिल्कुल वहाँ पे जाके उनकी मुलाकात हुई, दावत वो दोबारा उन्होंने रीइटरेट की, दोबारा वो उस दावत को दोहराया, वो दोबारा पेशकश की, लेकिन बावजूद इसके कि संजीदगी का ये आलम है पीटीआई की तरफ से और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये घबराते हैं, ये डरते हैं अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड से, सोशल मीडिया ट्रोल से कि हम अगर मज़ाकरात की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे या स्पीकर ऑफिस चले जाएंगे और वहाँ पे तारीख, वक्त और जगह जो है वो तय हो जाएगी, तो फिर इनके पास जो है मुंह छुपाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तमाम चीज़ें मज़ाकरात से हल हो जाएंगी, पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो पॉलिटिकल सिटिंग्स में हल हो जाएंगे। तो जो बयानिए की एक ये इनकी कोशिश होती है, वो इनकी नाकाम कोशिश वो जो है वो सबके सामने खुल के आई। अच्छा, ये बताएं कि वैसे तो सियासी तलखियों को ख़त्म या कम करने के लिए एनीवेयर इन द वर्ल्ड मुज़ाकरात, डायलॉग के हर कोई हक में होगा, लेकिन विजडम, सियासी विजडम को अगर देखा जाए, उसको एक तरफ रख दिया जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, तो हुकूमत को क्या कोई ज़रूरत है पीटीआई से बात करने की? मतलब कि आपके साथी आपको नहीं कहते कि क्या फ़ायदा होगा इसमें हमारा? देखिए, बिल्कुल मज़ाकरात की ज़रूरत है और हम हमेशा से यही कहते आए कि सियासी मसलों का हल सियासी बैठकों में ही तलाश किया जाना चाहिए और वहीं मिलता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपको याद होगा कि पिछले साल 14 अगस्त मार्का हक और बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद जो 14 अगस्त का था जश्न आज़ादी का जो फंक्शन था, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि अब हमें इस्तेकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इस्तेकाम देने की ज़रूरत है। ये जलाओ घिराओ, इस किस्म की सियासत जो एक मनफी सियासत है, जो एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक पॉलिटिक्स है जो पीटीआई ने अपनाई है, तो इससे हमें जान छुड़ानी है और इससे हमें जो है वो लाताल्लुकी का इजहार करना है कि हम पाकिस्तान के लिए सियासत करें, पाकिस्तान की आवाम के लिए सियासत करें, प्रोग्रेसिव सियासत करें और इसमें अपना हिस्सा डालें, अपना किरदार अदा करें। अब जी बिल्कुल हम चाहते हैं मज़ाकरात हों, लेकिन मज़ाकरात किसी शर्त पे से जो है वो मशरूत नहीं हो सकते और या किसी कोई शर्त जो है उस पर नहीं आयद की जा सकती। मज़ाकरात अगर आपने बात करनी है तो उसमें सबसे पहले फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात की जाए, उसके बाद अगर कोई सियासी इश्यूज़ हैं तो उन पर बात की जाए।
लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन का किरदार है वो अपोजिशन अपना किरदार अदा करने से कासिर है फॉर रीजंस नोन टू देम। लेकिन यहाँ पे कोई मुझे बात आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रही। जो डिमीनियर है पीटीआई का या पीटीआई की लीडरशिप का, वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो इसी तरह इस मामले को आगे चलाना चाहते हैं, क्योंकि फ़िल वक़्त वो जिन पोजीशंस पे बराजमान हैं या जहाँ पे बैठे हैं, जिस तरह उनकी पार्टी के कई लोग कहते हैं कि ये दस्तयाब की आदत है, तो ये संजीदगी का इनका कोई जो है संजीदगी से इस मामले को आगे लेके जाना नहीं चाहते। अच्छा, आपको लग रहा है अब आपको भी ऐसे ही लगता है कि कोई भी संजीदगी से इस मामले को आगे नहीं लेके जाना चाहता। अब वैसे सब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश तो है, लेकिन हुकूमत को शायद अपने इत्तेहादियों को भी बाय द वे एंगेज करने की ज़रूरत है। हर थोड़े दिन बाद कोई इशू शुरू हो जाता है। MQM कुछ मामलात पर हुकूमत से नाराज़ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो नाराज़ हैं भी या रहें भी तो हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी बातों से भी यही गुमान होता है। ख़ासतौर पर प्रॉब्ली दे डोंट हैव अ चॉइस। ख़ासतौर पर कराची से मुताल्लिक क्या उनकी गुजारिशात सुनना, शिकायत दूर करना, ये तरजीहात में शामिल नहीं होना चाहिए? और चलिए उनके लिए तो सही, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर है, उसमें बसने वाले लोगों के लिए। देखिए, MQM हमारी इत्तेहादी जमात है और हर इत्तेहादी इस कोalition गवर्नमेंट में बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे दीगर इत्तेहादी जमातें भी हैं। MQM की रिजर्वेशंस अगर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हैं या 140A की आप बात करें, जो 27वीं तरमीम में भी बात हुई, 26वीं में बात हुई, हमने उनके स्टांस को सपोर्ट किया और हमने कहा कि बिल्कुल जो असल इख्तियारात की तरसील है निचली सतह तक, हम बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स को बेहतर से बेहतर और ज़्यादा मुयस्सर और इफ़ेक्टिव बनाने के बिल्कुल आपके इस इशू के साथ हैं और बिल्कुल इसकी तायद करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि उसके अलावा अगर आपस में कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं तो उनको रिजॉल्व करना, तो देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में इश्यूज़ रिजॉल्व करती हैं। अब ज़ाहिरी बात कि हमारे एक इत्तेहादी जमात जो है वो दूसरी इत्तेहादी जमात के मुखालिफ इलेक्शन भी लड़ती है। हम खुद भी अपनी कई इत्तेहादी जमातों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते आए हैं और लड़ते रहे हैं। तो ये अब कुछ सियासी मामलात की चीज़ें या सियासी नोयत की चीज़ें हैं जिसको इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उनके कोई रिजर्वेशंस हैं जो कि आई एम श्योर कि वैलिड रिजर्वेशंस होंगी, वो हमारे से जब गाए बगाए डिस्कशन होती है हमारी लीडरशिप से, हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि उनकी उन रिजर्वेशंस को दूर किया जाए और क्लैरिफाई किया जाए, और जो मुमकिन हो सकता है हम बिल्कुल अपने इत्तेहादियों को अपने साथ कंफर्टेबल रखते हैं। ये तो थोड़ा सा सियासी वैसे जवाब हो कि जो मुमकिन होगा वो हो सकता है, लेकिन जब बातचीत होती है तो वो मुमकिन नहीं रहती इस किस्म की बातें। और जिस तरह अब्दुल्ला आप भी कह रहे थे कि वो फिर थक हार के आगे चल पड़ते हैं। इन एनी केस ये बताएं कि पिछले 1.5-2 महीने से पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून के जो ताल्लुकात रहे हैं उसमें भी नज़र आ गया है कि जिस तरह पहले वो आईनी तरमीम में आपका साथ देते रहे हैं ना, अब ऐसा नहीं लगता कि होगा। तो सूबों से कुछ इख्तियारात की वापसी वगैरह पर मबनी एक 28वीं तरमीम का सुन रहे थे, क्या वो चैप्टर ओपन है या वो चैप्टर अब क्लोज हो समझा जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात है और पीपल्स पार्टी के साथ कानून साजी के ऊपर और दीगर मामलात के ऊपर हमारी डिस्कशंस बैक एंड फोर्थ चलती रहती हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिकॉज पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। और जब इत्तेहादियों की हुकूमत हो तो ज़ाहिरी बात है कि आपको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं और फिर बिल्कुल कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जहाँ तक आपने बात की सूबों से इख्तियारात, तो इसको मैं इस हवाले से तो नहीं कहूँगा, और सूबों से इख्तियारात वापस लेने की बात नहीं है। बात यह है कि विद दी एवोल्यूशन आप बिल्कुल आप देखें तो कानून में जद्दत, आइन के अंदर बेहतरी और कानून साजी का जो अमल है उसमें मज़ीद जो है बेहतरी लाई जा सकती है, और ये तमाम चीज़ें हैं और ये ब्रॉड बेस कंसेंसस के थ्रू ही होती हैं। ये कोई आप किसी पे जो है इम्पोज नहीं कर सकते, और ये डिस्कशन हमारी बैक एंड फोर्थ चलती रहती है। जहाँ तक आपने तरमीम की बात की तो वो इस ऐवान का इस्तेकाक है, और जब कभी भी तरमीम होगी तो वो ब्रॉड बेस कंसेंसस के साथ होगी, और ये नेशनल इंटरेस्ट के जो इशू हैं, जो कौमी मफाद के इशूज़ हैं, इन पे एक कंसेंसस और ब्रॉड बेस कंसेंसस होना ज़रूरी है और उसी के भी आगे बढ़ा जा सकेगा। ओके, तो ब्रॉडर कंसेंसस होना ज़रूरी है और फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। बहुत इफ्स एंड बट्स हैं वैसे तो। बैरिस्टर अकील मलिक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अच्छा जी, ओके, लेट अस मूव ऑन। और क्या बात करनी है, कुछ स्पोर्टी बात हो जाए। आज जुमा है ना, आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें। स्पेन से हमारे पास खबर है, कौमी टेस्ट स्क्वाड
क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस सेशन कर रहा है और कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की है और हेड कोच सरफराज अहमद हैं, बैटिंग कोच असद शफीक हैं, इनकी निगरानी में बैटर्स ने तकनीकी महारतों पर काम किया और बॉलिंग कोच उमर गुल ने बॉलर्स को हदफ पर मबनी बॉलिंग की मशक़ें कराई। वेरी नाइस। प्रैक्टिस सेशन वो नज़र आ रही है, पोर्ट ऑफ स्पेन भी नज़र आ गया है वैसे थोड़ा सा, और नेट सेशन से कबल खिलाड़ियों ने फील्डिंग जो है वो ड्रिल्स भी की। फील्डिंग बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, कैचेस विन मैचेस, अच्छा, तो फील्डिंग होना बहुत प्रैक्टिस बेहतर है। मैच भी है। राशिद भाई से भी कल बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि एक कंप्लीट एक मैच मिल जाना भी सूदमंद साबित होगा। आप माहौल से आशना होते हैं, आप कंडीशंस को समझ सकते हैं और जाहिर है प्रैक्टिस से आपको फ़र्क तो पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स फ़र्क इसलिए भी पड़ता है बिकॉज वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन द मैच वो एक दफ़ा पहले कर चुके होते हैं, मतलब आपने वो एक अपनी you have taken off the bandage. It's a new place, it's a new environment, conditions are different, so you have already touched it, felt it, played. तो naturally chances आपके ज़रा बेहतर हो जाते हैं. Everything is not new to you on the first day of the match. ओके, चलें, ये तो हम आपको दिखाना चाहते थे कि हमारी टीम क्या कर रही है और साथ ही आपको बताएं कि बरतानिया में 16 बरस से कम उम्र बच्चे आइंदा अप्रैल से, यानी आइंदा बरस 2027 अप्रैल से एनर्जी ड्रिंक्स नहीं खरीद सकेंगे। 16 साल से कम उम्र बच्चों को फी लीटर 150 मिलीग्राम कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स जो होते हैं वो दुकान या ऑनलाइन रेस्टोरेंट या कैफ़े, मतलब वेयर एवर दे आर, वो खरीद नहीं पाएंगे बिकॉज Now there is a law against it. You cannot do it. 16 साल से छोटे बच्चे वेंडिंग मशीन से भी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं खरीद सकेंगे। इस पाबंदी का मकसद है बच्चों में मोटापे को कम करना, ओबेसिटी के जो इश्यूज हैं इनकी नींद को बेहतर बनाना, रातों को जागना एनर्जी ड्रिंक्स पी के, और फिर अटेंशन स्पैन, तवज्जो, जहनी मसाइल, कितने जहनी मसाइल, तवज्जो, जहनी दबाव, स्कूल की कारकर्दगी, ये सबको ख़राब होने से बचाना। अगर कोई 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ये मशरूबात बेचते हुए पकड़ा गया तो ठीक ठाक जुर्माना मतलब होगा। कि 2500 पाउंड तक का जुर्माना हो सकता है। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंग्लैंड में तकरीबन 1 लाख बच्चे रोज़ाना एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो पीते हैं और अब उन्होंने कानून साजी ही कर दिया, भाई नथिंग डूइंग, आप नहीं पी सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड। कितनी चीज़ें जो हैं वो हमारे ही सामने, सिंस व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एंड एवरीथिंग, स्टडीज़ एंड रिसर्चेस हैव शोड हाउ कितनी वो आपकी सेहत के लिए ख़राब थी, जो कि पेरेंट्स भी पिला देते हैं, ख़ुद भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पकड़ा दिया एंड ऑल दैट। और अच्छा है कि कानून साजी हो रही है और ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। सिर्फ खाना पूरी करने के लिए जी हम भी नहीं पिलाएंगे, हमने भी कर ली कानून साजी, नो देन इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एज वेल। अच्छा, अब आप ये देखिए कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता जिनको हम ममालिक कंसिडर करते हैं वो अपने आने वाले वक्तों के लिए अभी से क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई है सोशल मीडिया ऐप्स पे पाबंदी, नहीं शुरू वहाँ से नहीं हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हुआ, सबसे पहले वही हुई थी, मुझे लगा था कि यूरोपियन नहीं। अब अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले कानून साजी हुई, उसके बाद फिर दीगर ने भी फॉलो किया, फिर यूके में भी बात हुई। अब ये यूके से खबर आई है कि भाई 16 साल से कम उम्र बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स बेचना अलाउड ही नहीं है, यानी कि उसकी कंजम्पशन डिस्करेज करना चाहते हैं ना। इनवेरिएबली आपको पता है इन ड्रिंक्स का कोई और अगर ये फायदा तो है क्या ना, जस्ट से अगर उसकी रिसर्च हो ही गई है और किस तरह वो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है बच्चों पे, तो अडल्ट्स भी ज़रा कट डाउन कर लें एनर्जी ड्रिंक। एक्चुअली इट्स अ वेरी आर्टिफिशियल थिंग, तो लिहाजा एनर्जी ही आपको चाहिए तो देसी चीज़ों पे आ जाए, दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी आप पे नहीं होंगे। सो अगर किसी तबके बच्चों के लिए ये रिसर्च हुई है तो थिंक अबाउट इट। इससे पहले ये भी इनिशिएटिव इन्हीं की तरफ से लिया गया था कि भाई आप लंच बॉक्सेस को ज़रा देखभाल के भेजें, जंक फूड इज़ नॉट अलाउड इन द लंच बॉक्स। As tempting and easy, convenient as it might be, लेकिन you have to like make some changes। बच्चों को भी पसंद है, वालिदैन के लिए भी इजी है, लेकिन नहीं। अच्छा, ओके, ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। अब इसे यूरोप और जनूबी अमेरिका की जंग कहे, तजर्बे और नए टैलेंट का मुकाबला समझें या इजराइल और फ़लस्तीन के हमायतियों का मैच। अर्जेंटीना और स्पेन का वर्ल्ड कप फाइनल अभी से एक बड़ा मुकाबला बड़े आपने कंपैरिजन, आप तो पॉलिटिक्स भी ले आए हैं, आप वर्ल्ड फेमस, वैसे इट हैज बिकम रियली बिग सेट होगा। और तो संडे को जी रात को न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम स्पेन है
और इस वर्ल्ड कप में काबो वर्डे के ख़िलाफ़ पहला मैच ड्रॉ करने के बाद ये टीम मुसलसल मुखालफिन पर हावी रही। सऊदी अरब, यूरुग्वाई, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, बेल्जियम और फिर फ्रांस को हराकर फाइनल तक पहुंची है। सो दे मीन बिजनेस। स्पेन ने टोटल 13 गोल किए हैं और उनके खिलाफ सिर्फ एक ही गोल जो है वो स्कोर हुआ है और उनके स्टार खिलाड़ी 19 साला स्ट्राइकर हैं लमीन यमाल, जो कि इस वक्त अगर आप सोशल्स पे जाए ना तो उनकी ज़िंदगी की फीड्स जो हैं वो सोशल्स पे भरी हुई हैं। उनका छोटा भाई, उनकी अम्मी, उनकी फैमिली, मतलब यू विल सी एवरीथिंग ओवर देयर। वैसे तो बाकी टीम भी कुछ कम नहीं है। हाँ, और हुमा कल हम जिस तस्वीर की बात कर रहे थे, मतलब कितना वन इन ट्रिलियन ये चांस है कि 20 साल पहले जब ऑलमोस्ट 19 साल के थे मेसी और बार्सिलोना की तरफ, हाँ, बारका की तरफ से खेल रहे थे और वहीं पे एक फैमिली जो मिडिल क्लास है वो कोई यूनिसेफ के साथ कोई उनके कोलैबोरेशन होती है, रेफल था जिसमें उनका नाम निकला था, बिल्कुल, जिसमें एक स्पोर्ट्स चैनल ये कैलेंडर प्रोड्यूस कर रहा था क्लब के सारे खिलाड़ियों के साथ। वैसे जो है ना, एक बेबी को एक बात दे रहे हैं बेसिकली, तो वो बेबी कौन थे? यमाल थे। सोच हु वुड हैव, मतलब ये तो कोई स्क्रिप्ट लिख भी रहा हो ना तो वो इसको कनेक्शन नहीं कर सकता कि क्या हम दिखाएंगे कि 20 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी और अब ये मद्दे मुकाबिल है। एंड देयर यू हैव इट, इट इज हैपनिंग। एंड देन यू नो अगेन he plays for Barcelona, he is the rising star, he is the sensation. Messi is still there and they're going to face each other in the final of FIFA World Cup. And he is so good कि लोग कहते हैं कि जी अब obviously positives और negatives सारों के देखने होते हैं, तो only negative जो इनके हवाले से आता है ना, जमाल के हवाले से, वो यही है कि बिकॉज ही इज़ सो यंग एंड ही इज़ सो न्यू, तो उनका तजुर्बा जो है, वो एक्सपीरियंस जो है वो उस तरह नहीं है जो बाकियों का है। एंड दैट इज़ इट, अदरवाइज ही देयर इज़ नो फॉल्ट इन हिज गेम। सो दूसरी तरफ है जी अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना के बारे में भी बता रहे हैं, शुरू से डोमिनेट कर रही है, मुतादिद कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रही है। लेजेंडरी स्ट्राइकर मेसी की क़यादत में इस टीम ने अलजायर, ऑस्ट्रिया, उर्दन, मिस्र वाला मैच याद है, स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड को हराया है। ख़ास बात यह है कि अक्सर मैचेस में मुखालिफिन की बरतरी हासिल करने के बावजूद वैसे इस फ़न की तो दाद देनी चाहिए कि आखिरी 5 मिनट हों, 6 मिनट हों, 12 मिनट हो, अर्जेंटीना ने जिस तरह मैचेस निकाले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सिर्फ लक के ऊपर नहीं होता। यू नीड टू बी अर्जेंटीना टू बी। मतलब 48 मुल्कों में से ये 2 मुल्क जो हैं ये फाइनल में पहुंचे हैं, एंड यू थिंक दैट्स लक, मतलब कितने अनलकी होंगे बाकी जो हैं। सो इट इज़ सो मच मोर देन दैट। सादुल्लाह खान हमारे साथ हैं, कौमी फुटबॉलर हैं। साद, सबसे पहले तो ये बता दें, फाइन वी नो द स्ट्रेंथ्स एंड एवरीथिंग ऑफ दीज 2 टीम्स, लेकिन अर्जेंटीना ने परहैप्स, ये गलत नहीं होगा कहना कि ये पहली बार हुआ है कि उनको बड़ा नेगेटिव फीडबैक जो है राइट यू नो बिफोर द, कुछ अरसे से तो हो ही रही थी, लेकिन वो एंड फाइनल से पहले, मतलब फेवरेट्स हैं वो, लेकिन उनकी फेवरेट होने से इतनी फेवरेटिज्म हो गई, एटलीस्ट लोगों का ये कहना है। आपको लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं उनके माइंडसेट को इफ़ेक्ट करेंगी? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बिल्कुल अर्जेंटाइन जो है वो यकीनन सारी दुनिया एक तरफ और अर्जेंटीना दूसरी तरफ, और इस प्रेशर के दौरान फाइनल के लिए क्वालिफाई करना, और हर मैच के दौरान जिस तरह एज ए टीम अर्जेंटाइन की परफॉर्मेंस आ रही थी, वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जिस तरह अर्जेंटाइन लास्ट वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, लास्ट यूरो कप में परफॉर्म किया, इवन के जो ऑफिशियल मैचेस थे उनमें परफॉर्म किया था। आई मीन कि ये सारे प्रेशर होने के बावजूद, इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद, और ये साबित कर दिया अर्जेंटाइन ने कि वी आर द वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। सो अनबिलीवेबल बैक टू बैक विन फॉर अर्जेंटाइन लीड बाय मेसी, और मेसी ने जो है वो ये साबित कर दिया कि मैं एक दुनिया की बेहतरीन प्लेयर हूँ, और उन्होंने हर तरह की अर्जेंटाइन को बनाने में, थ्रू बैक टू द फाइनल लाने में मेसी का बहुत ही बड़ा किरदार रहा है। बिल्कुल मेसी का किरदार रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम स्पेन की टीम की बात कर लें, जिस तरह वो अपने पहला मैच ड्रॉ करने के बाद उसके बाद जीतते चले आए हैं। अच्छा, अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, 2 नताइज निकल सकते हैं कि जब आप मुसलसल जीत रहे हो तो आप आखिर में आके चौक भी कर जाते हैं। एटलीस्ट हमने क्रिकेटिंग टर्म्स में तो हमने ये देखा है। लेकिन क्या वो जो कॉन्फिडेंस जो पिछले मैचेस की जीत से हासिल हुआ है स्पेन को, वो यहाँ उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा?
जी बिल्कुल, देखिए स्पेन जो है वो पहले मैच के बाद यकीनन सारे टीमों पे डोमिनेट कर रहे हैं, और जिस तरह उनकी एक स्ट्रेटजी है या वो खेलते हुए एक दूसरे के साथ 2010 और 2008 से खेलते हुए एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं, और जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, डोमिनेंस करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और उनकी स्ट्रेटजी है यही है कि एज ए टीम खेलना है। और फिर उनके ये जो स्पेन, खासकर स्पेन की टीम है, उनकी जो मिडफील्ड है वो दुनिया की बेहतरीन मिडफील्ड है, और हमने देखा भी है कि वो मिडफील्ड और उनकी फुलबैक्स की लिंकअप से वो सारे टीमों के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। और यकीनन स्पेन हैज द एबिलिटी टू विन दिस वर्ल्ड कप, और उनको जीतना भी चाहिए जिस तरह वो डोमिनेट कर रहे हैं, जिस तरह वो टीमों को खराब कर रहे हैं। तो स्पेन जो है वो फाइनल में भी एक हमें बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह यमाल की जो तारीफें हो रही हैं, और ऑब्वियसली बनता भी यही सुपर टैलेंटेड, क्या कंपैरिजन आप ड्रॉ कर सकते हैं मेसी एट दैट एज जो इस वक्त ऑब्वियसली यमाल हैं, क्योंकि दोनों एक ही क्लब के लिए भी मतलब खेले, एक ही क्लब के लिए भी खेलते हैं, वो कितनी बार मेसी खेलते थे और ये अब खेलते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इतना एज डिफरेंस है। जी बिल्कुल, कंपैरिजन तो नहीं होगी, क्योंकि एक यंग लड़का है 17 साल 18 साल का है, और एक जो है 38-9 पे फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, और वो इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि अपनी टीम को, अर्जेंटाइन को स्पेन लाने में 39 ईयर मेसी जो लेजेंड है उनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह मेसी के लिए आज से 1 साल 2 साल या 3 साल 4 साल पहले वो परफॉर्म करते रहे हैं, वो टीम उस तरह उनकी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और जो भी कर रहा है मेसी खुद अपने अटैकिंग थर्ड में सारी जो एक मोमेंट्स होते हैं या क्रिएटिविटी होती है वो खुद वहां से क्रिएट कर रहे हैं। बाल मोमेंट उस तरह तो कंपैरिजन नहीं ऑब्वियसली मांग रहे हैं, और मेसी की एक्सपीरियंस का तो कोई करते हैं। और लेमिन यमाल के लिए, लेमिन यमाल जो है उनकी टीम बहुत अच्छी है, वो एज ए टीम खेलते हैं, इनके पीछे पेड्री, रोड्री, ओलोमो जैसे प्लेयर मौजूद हैं जो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं। तो एक एडवांटेज है लेमिन यमाल के लिए कि लेमिन यमाल कैन स्कोर अगेंस्ट अर्जेंटाइन इन दिस गेम, इन दिस फाइनल। सो मैं यही कहूंगा कि दोनों की अलग अलग कंपैरिजन है, और वो एक 39 पे लेजेंड है, वो भी कुछ कर सकते हैं। हमने देखा भी है कि लास्ट मैच में भी तकरीबन 6 सेकंड और 6 मिनट 43 सेकंड में उन्होंने 2 गोल किए हैं। अगेंस्ट इजिप्ट उन्होंने 9 मिनट्स में 3 गोल किए हैं। जमीन के 15 मिनट में 5 गोल करना, वो सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेसी की वजह से ही था। सादुल्लाह, ये भी बताइएगा, क्योंकि फ्रांस और स्पेन का जब मैच हो रहा था ना तो वो बड़ा टेलिंग था, उसमें पता चल गया था जिस तरह उन्होंने मतलब कितना रोक के रखा हुआ था फ्रांस को ज़बरदस्त किस्म का इनका डिफेंस है, और फ्रांस रियली डिड नॉट हैव अ चांस इन फ्रंट ऑफ देम। तो वही आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी आजमाएंगे, लेकिन यहाँ मेसी भी हैं, मतलब उनको भी रोकना कोई आसान नहीं होगा। मेसी को ज़रा मेस क्रिएट ना करने दें तो फिर क्या होगा, कंट्रोल कर लें, काबू कर लें। जी बिल्कुल, देखिए स्पेन की स्ट्रेटेजी ये है कि जिस प्लेयर के सामने जो भी प्लेयर आएगा वही उनको मैन टू मैन मार करेंगे, और वो स्पेसिफिक शायद मुझे नहीं लगता कि वो मेसी को मार करेंगे, क्योंकि वो एज ए टीम खेलते हैं, एक जेल टीम है, और वो अगर प्रेस भी करते हैं एज ए टीम करते हैं, अगर वो डिपेंड भी करते हैं तो एज ए टीम करते हैं। यकीनन जो मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेटेजी अर्जेंटाइन की ये हो सकती है, क्योंकि वो तो बाल की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि हाइट पे बॉल पोजीशन जो है वो रखी जाए। स्पेन की हमेशा वो अपोनेंट वाली थर्ड में ही बॉल पोजीशन को कीप करने की कोशिश करते हैं। वहां मुझे अर्जेंटाइन की ये स्ट्रेटजी जरूर लग सकती है कि वो थोड़ी सी टफ फुटबॉल इनके साथ जरूर खेलेंगे, क्योंकि फिजिकली खेलेंगे तो वो टेक्निकली थोड़ी सी उनकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी उसमें डिफरेंट आएगी। अदरवाइज उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप जितनी भी फिजिकली या साइकोलॉजिकली उनके साथ खेलो तो वो टेक्निकल और टैक्टिकल जो इनकी एबिलिटी है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती। टेक्निकल और टैक्टिकल। अच्छा, एक और मैच होना है, हाँ चलिए उसकी भी बात हो गई है। और इंग्लैंड और फ्रांस का जो थर्ड स्पॉट के लिए मैच है, मतलब उसके बारे में बड़े ही फनी किस्म के जो हैं वो सोशल मीडिया पे मीम्स आ रहे हैं, जैसे कि स्टेडियम। So who do you think is the favorite amongst England? Who's watching this match, by the way? I think इंग्लैंड शुड बी विन, और इंग्लैंड जो है वो क्योंकि वो नेरली मेंस थे कि उनको लास्ट वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में आउट हो गए, और इसमें भी सेमीफाइनल में आउट हो गए, और यूरो कप के फाइनल वो हार गए। मिसाल वो नेरली मेंस थे कि उनको इस वर्ल्ड कप को जीतना चाहिए था वो इंग्लिश के लिए। आई मीन के बिल्कुल मुझे यही लगेगा कि इंग्लैंड जो है वो फ्रांस से थर्ड पोजीशन का मैच जरूर विन करेंगे।
ऑलराइट, थैंक यू सादुल्ला Thank you. खान फॉर बीइंग हियर विद अस दिस मॉर्निंग। सो ये होना है जी, मैच फाइनल होना है संडे को। तो संडे को हमें पता है कि आधी दुनिया क्या कर रही होगी। ये 12 बजे ही होगा हमारे टाइम के मुताबिक। तो संडे तो ना हुआ, तो फिर हमारा तो मंडे होगा। हुआ लेकिन यार संडे को। ब्रेक लेते हैं, Okay. ब्रेक के बाद आते हैं। कराची हमने- के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे होने वाली हल्की फुहार ने मौसम खुशगवार बना दिया। क्या हमने ये आपको बात सुबह बताई थी? अगर बताई थी तो हम दोबारा बताएंगे, क्योंकि हम इतने खुश हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है और हम प्रूव कर सकते हैं बाय शोइंग यू सम विजुअल्स। फुल स्क्रीन कर दें, लोग नहीं मानेंगे कि हमारे यहाँ थोड़ी सी, इसको बारिश कहना चाहिए अब्दुल्ला, कह दो। बस हल्की बारिश हुई है हमारी कर बारिश, लीजिए। हम इसको बारिश ही कहते हैं बस। क्योंकि अब बिल्कुल नहीं हो रही है तो हम इसी को कंसिडर कर रहे हैं। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, हम इतनी पे ही इक्तफा करें या इससे ज़्यादा होने का इम्कान है इस मानसून में? देखिए, फिल वक्त तो हमें इसी पे इक्तफा करना होगा, बट कुछ बाय द एंड ऑफ जुलाई कुछ एक्सपेक्टेड है कि कुछ सिचुएशन जो है वो बे ऑफ बंगाल में डेवलप होने जा रही है ऑलमोस्ट 25-26 के अराउंड। तो फिर अब तक के तो जो एनालिसिस हैं उसके मुताबिक उसका इम्पैक्ट थरपारकर रीजन में तो कुछ नज़र आना शुरू हो गया है, बट स्टिल इट इज़ अ बिट लॉन्ग रेंज, क्योंकि मॉनसून के बिहेवियर जो हैं वो बड़े अब्रप्टली चेंज होते हैं। बट वी होप दैट वी विल गेन समथिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अभी जो हो रहा है, हमने थोड़े से विजुअल्स आप देख रहे होंगे, हम दिखा रहे हैं, थोड़ी बहुत फुहार हुई है, मतलब इतनी थोड़ी बहुत ही हुई है कि सड़कें भी थोड़ी सी गीली हुई हैं और गाड़ियाँ गंदी हुई हैं। इसको हम क्या कहें, ये क्या था? ये मॉनसून है जी, प्योर मॉनसून है। कराची का प्लेजेंट वेदर है। कराची में जब कोई वेदर सिस्टम नहीं होता, एंड अगेन वही बात है कि मॉनसून डजंट मीन्स कि डेली बारिश होगी। ये तो कराची का इम्तजाज है कि इस जुलाई अगस्त में जो है इस तरह से जो है वो हल्की फुल्की बारिश वक्फे वक्फे से कुछ इलाकों में होती रहती है, नॉट ऑन इंटायर सिटी। अच्छा जी, अब बाकी मुल्क का भी हाल बता दीजिए। गर्मी बहुत पंजाब है। में दोबारा शदीद हब्स गर्मी वाली कैफियत है। जी बिल्कुल, अभी 2 से 3 रोज़ बल्कि शायद 4 रोज़ तक इसी तरह सिलसिला रहेगा। अब थोड़ा सा ड्राई स्पेल है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कश्मीर उससे मुल्का इलाकों में कुछ मकामात पर ये बारिश का सिलसिला रहेगा। ताहम एक्सपेक्टेड है कि 22 या 23 तारीख से एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को मुतासर करने जा रहा है, जिसकी वजह से अगेन हम पंजाब के बालाई इलाकों या सेंट्रल पंजाब तक बारिश को देखेंगे। पंजाब के बालाई इलाकों या सेंट्रल पंजाब तक ये आपको नॉर्मल लग रहा है पैटर्न? बिकॉज ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों से हम ये इतना चेंज देख रहे हैं कि हर वेदर पैटर्न भी चेंज हो चुका है, लेकिन जो आपकी फोरकास्ट बता रही है, दिस इज़ हाउ इट इज़ एवरी समर। देखें, इस साल जैसा कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है कि अल-नीनो ईयर है, तो अल-नीनो हमारे पास जो है वो सप्रेस होता है। लेकिन जो अनयूजुअल थिंग ये है कि जो वेस्टर्नली डिस्टर्बेंसेस हैं, जो मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। यानी कि वो कंटिन्यूसली जो है वो मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो GB के इलाके हैं वहाँ पर जो है वो ग्लोव्स के इवेंट भी हो रहे हैं। जैसे गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले हुपर ग्लेशियर में एक इवेंट हुआ था और उसकी बर वक्त जो है वार्निंग करके सायरन बजा के जो है पब्लिक को जो है उसको महफूज मुकामात पर पहुँचा दिया गया था। ऑल दो के दैट वाज अ मीडियम लेवल फ्लडिंग, बट कोई नुकसान नहीं हुआ था अर्ली वार्निंग की वजह से। ठीक, अभी यही सूरत हाल है, इसी से हमें खुश होना पड़ेगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बट हमारे यहाँ कराची की अगर हम बात कर लें, मौसम अदरवाइज इट्स रियली नाइस, मतलब बहुत आपको पता है कि कितना ह्यूमिड और कितना बुरा हो चुका था पिछले कुछ हफ्तों में। अच्छा, जल्दी से आपको बताएं, नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैं बता रहे थे सादिक खान जो है ना वो सोशल मीडिया पे बता दीजिए, सोशल मीडिया पे। ठीक है, जरूर देखें। सो दैट्स इट जी, आपसे इजाजत लेंगे, ग्रेट मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। बाय।